हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास, स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो हम आज जो है बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि आपको न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि इंडिया आज के टाइम पे 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है। और ये 5th लार्जेस्ट इकनॉमी बनने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जिन अंग्रेज़ों ने 247 साल, ऑलमोस्ट 250 साल के आसपास हम पे रूल किया, हमने आज उनकी इकनॉमी को ओवरटेक कर लिया है और उनको पछाड़ के हम छठे से 5वें नंबर पे आ गए हैं। 2019 के टाइम पे एक छोटा सा टाइम पीरियड आया था, 2-3 महीने का, एक क्वार्टर का, जब हमने यूके को सरपास किया था। बट कोविड आ गया और कोविड के बाद हम फिर से जो है छठे स्थान पे आ गए और वो 5वें स्थान पे आ गया। वो एक छोटा सा टाइम गैप था जिसने कोविड की वजह से हमारा 2 साल का डिले हो गया। बट अब हमने स्पीड पकड़ ली है और अब यूके 4 ट्रिलियन पहुँचने में उसको लेट होगा और हम अगले कुछ सालों में 5 ट्रिलियन पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे पहले नंबर पे आज के टाइम पे भी कौन सा देश है? यूएसए है। यूएसए की इकनॉमी कितनी है? मतलब ये मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है, बट थोड़ा सा पॉइंट में है, तो राउंड फिगर में लिखा है मैंने। तो यूएस की जो इकनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकनॉमी है, नो डाउट, $25 ट्रिलियन। चाइना दूसरे नंबर पर है, $19 ट्रिलियन। तीसरे नंबर पर जापान है, $4.9 ट्रिलियन। जर्मनी जो है आपका 4th नंबर पे है, $4.2 ट्रिलियन। इंडिया जो है इस समय 3.5 ट्रिलियन है। और यूके, ब्रिटेन, यानी कि वो कितने पे है? $3.3 ट्रिलियन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में हमने कुछ टाइम फ्रेम के लिए जो है ओवरटेक किया था, बट अब तो हम प्रॉपरली ओवरटेक कर रहे हैं। ग्राफ भी अगर आप देखोगे, कुछ PDFs में आया है, तो उसमें हम एकदम से $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ब्रिटेन के साथ दिक्कत ये है ना, पता है क्या दिक्कत है ब्रिटेन के साथ? रशिया और यूक्रेन का चल रहा है लड़ाई, ठीक, और ब्रिटेन ने अपना कर लिया रशिया से 36 का आंकड़ा। तो जो वहाँ पे तेल, पानी, गैस आता है, पानी इन द सेंस बातों में निकल गया, तेल और गैस जो आता है वो 80, 90, 100% महंगा, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की हो चुकी है। यानी कि जब तेल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, तो वहाँ की इकनॉमी मेजरली गैस पे डिपेंडेंट है। ठंडा इलाका है, घरों में भी गैस चाहिए होती है। बिजली भी जो बनती है वो भी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन गैस से बनती है। तो तेल और गैस महंगा तो आपका गाड़ी का खर्चा महंगा, बिजली महंगी, राशन पानी सब महंगा है। तो जब सब महंगा है तो वहाँ का एकदम हालत ख़राब है वहाँ पे। और धीरे धीरे वहाँ पे गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। आज अगर हम बात करें 5 सितंबर के दिन, तो 11:30-12 बजे के बीच में पता लग जाएगा कि कौन वहाँ पे जो है PM कैंडिडेट है, लीज ट्रस या ऋषि सुनाक, ये आज पता लगने वाला है। तो हम जब आज़ाद हुए थे ना 1947 में, तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, उसने मतलब ये कहा था कि हम अगर इंडिया को आज़ाद कर देते हैं तो ये जो है, मतलब बहुत ही बेकार शब्द यूज़ किए गए थे इंडिया के लिए कि ये भूखे नंगों का देश है और यहाँ पे कुछ नहीं है, लोग पागल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं। ये तो मैं एक जो है कंजर्वेटिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसने मतलब हद लेवल के वर्ड यूज़ किए थे, बहुत ही बेकार वर्ड यूज़ किए थे कि ऐसा वैसा, आप समझ जाओ, मतलब मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। बहुत बुरे बुरे शब्द यूज़ किए थे इंडिया के लिए। और वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना बेट चलती थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो शुरू के 4-5 साल बेट चलती थी। क्या बेट होती थी? जब पाकिस्तान तो लंबा टिकेगा क्योंकि वो वन रिलीजन पे बेस्ड है, बट इंडिया के लिए कहते थे 10 साल, 15 साल, 20 साल, हार्डली 25 साल में ये देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बट उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो सभ्यता है वो अभी की है। हमारी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। डाइवर्सिटी इज़ आवर यूनिटी, डाइवर्सिटी हम इंजॉय करते हैं। तो आज भी है, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, कोई हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज, ठीक है, नोट के ऊपर 15 लैंग्वेज छपती है। तो हम सबको एक बराबर का दर्जा देते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी एंजॉय इट। तो अब जो है हमने ओवरटेक कर दिया है यूके को, ठीक है। तो अब जो है रिज़र्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम 11% की रफ्तार से बढ़ते हैं हर साल, तो 2031 में हम बन जाएंगे दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी, सरपासिंग यूएसए। बट 11% जो है एक बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है कॉम्पिटिटिव फिगर है, ये आएगा नहीं आएगा डिपेंड करता है। बट बनना हमको सरपास तो यूएसए को करना ही आने वाले टाइम में, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, 3-4 साल।
इस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर हम 6 से 7% के आसपास भी बढ़े तो 2029 में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या है? 2030 में चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, सब पासिंग यूएस से। तो फ्यूचर में अगर हमें अच्छे से आगे बढ़ना है तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो सन 2035 तक, 34-35 तक हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस दिन हम 10 से 13 ट्रिलियन यानी कि 2 डिजिट में हमारी इकोनॉमी पहुंच गई, अभी कितनी है 3.5 ट्रिलियन, जिस दिन हम 10 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर देंगे उसके बाद चाइना अपने आप हथियार डाल देगा। वो कहते हैं ना, चाणक्य नीति है कि अपनी ताकत को इतना बड़ा बनाओ, इतना ऊंचा बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ अपनी ताकत को कि सामने वाला लड़ने से पहले ही हथियार डाल दे। तो जिस दिन 10 ट्रिलियन मार्क क्रॉस हो गया, हम 11-12 पहुंच गए, चाइना अपने आप सारे बॉर्डर डिस्प्यूट ये वो सब कुछ रिजॉल्व कर देगा। बट इसमें समय लगेगा 2033, 34, 35 तक का, 2035 तक का समय लगेगा। 12-13 साल हमें अभी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद ये देखिए, ये हमारी जर्नी रही है। 2014 में हम 10th लार्जेस्ट इकनॉमी थे, 15 में हम हुए 7th लार्जेस्ट, 2019 में हम हुए 6th लार्जेस्ट, 2022 में हम हो गए कौन से 5th लार्जेस्ट, 2027 में हम हो जाएंगे 4th लार्जेस्ट और 2029 में हम हो जाएंगे 3rd लार्जेस्ट। और जैसा कि हमारे देश के बहुत बड़े पूंजीपति हैं, अब तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे हैं, अडानी साहब, उन्होंने कहा है कि 2050 तक जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे आज़ादी की, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी पता है कितनी होगी? $30 ट्रिलियन, यानी कि आज के टाइम की 10 गुना, ऑलमोस्ट 10 गुना। 3.5 है ना, तो वही 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 10 गुने, 9 गुने के आसपास जो है हमारी इकोनॉमी होगी, नो डाउट। बट दिक्कत पता है क्या है? लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस पर सब बात कर रहे हैं। जो 2 इंडिया के सबसे बड़े लीक हैं, जहाँ से हमारा डॉलर लीक होता रहता है, वो जो 2 सबसे बड़े लीकेज हैं वो पता है क्या क्या है? एक तो है आपका डिफेंस इक्विपमेंट, जो हम अपने डिफेंस के लिए, खासकर आर्मी और एयरफोर्स के लिए, बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स एयरफोर्स के लिए और आर्मी के लिए बड़े बड़े टैंक्स और इक्विपमेंट्स जो हम जो है परचेस करते हैं ना, तो उसमें एक बड़ा अमाउंट एक ही साथ चला जाता है। 60,000 करोड़ रुपए राफेल डील, 59,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, 10 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट है ये, 9 बिलियन 10 बिलियन डॉलर का। तो ये पैसा एकदम पानी की तरह बह जाता है, एक तो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में, बट उसमें अब हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि HAL आपका तेजस MK2 पे काम कर रहा है, मार्क 2 वेरिएंट पे 2027 तक वो आ जाएगा। उसके बाद तेजस MK1 बहुत सारे कंट्रीज जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे डिफेंस इक्विपमेंट में हम काम कर रहे हैं। और क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल हम खरीदते हैं ना, कच्चा तेल, इस साल उम्मीद है कि हम $100 बिलियन से पार का कच्चा तेल खरीदेंगे, $125 बिलियन के आसपास। तो डिफेंस तो ठीक है, लीकेज है, लेकिन जो क्रूड ऑयल है ना, ये सबसे बड़ा लीकेज है। मेरा अपना मानना है कि आप इकोनॉमी अच्छे से बढ़ाइए, नो डाउट, लेकिन इन लीक को बंद करने की ज़रूरत है। डिफेंस में हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। INS विक्रांत जो अभी आया है, जिसमें 76% इंडिजीनियस कंटेंट है, बाय वॉल्यूम और बाय कैपिटल या बाय इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट 50 to 55% इंडियन इकोनॉमी में वो पैसा दोबारा गया है। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल का हम कुछ सब्स्टिट्यूट निकाल दें, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, अगर हम 2000 मान के चलिए कि 26 तक या 27 तक भी अगर हम इस लीक को 40 to 45% भी कम कर देते हैं, यानी कि जो क्रूड ऑयल में हमारा रिज़र्व बाहर चला जाता है डॉलर्स का, डिफेंस इक्विपमेंट में चला जाता है, तो 2026-27 तक अगर हम यहाँ से 40 to 50% भी अगर रिज़र्व बचा लेते हैं, जो कि चला जाता है, तो नो डाउट कि 2028 तक हम बहुत आराम से तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएंगे, अगर इस लीक को हम बचा लेते हैं आने वाले 3 से 4 साल में मेहनत करके। तो 2028 में हम बहुत आराम से जो है तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। और अगर इसको हम 90% तक अगर रोक लेते हैं 2030-31 तक,
तो 32-33 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएंगे, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बट दिक्कत पता है क्या, ये सेलिब्रेशन से ज़्यादा अभी इसमें क्वेश्चन मार्क भी है। हमने ब्रिटेन को सब पास ज़रूर कर दिया है, बट देखो हमारी जो पर कैपिटा है ना इनकम, यानी कि पर पर्सन हमारा टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा आती है। हमारी जो पर कैपिटा है ना वो सिर्फ $2250 है। ठीक है, $2250। और यूके की जो पर कैपिटा है वो $47,000 है, 47,000। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एक अच्छी सस्टेनेबल इकनॉमी बनने के लिए हमें $10+ ट्रिलियन पे जाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें बहुत आराम से बनेंगी, जिसके लिए अगला 10 से 12 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्जॉय द 5th लार्जेस्ट बीइंग इकनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, बट पर कैपिटा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर कैपिटा जैसे जैसे बढ़ेगी इकनॉमी हमारी और ज़्यादा सस्टेनेबल होती जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।